बच्चों, पिछली क्लास में हमने कूलाम के नियम पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे। आज की क्लास में भी हम उसी क्रम को आगे बढ़ाएंगे। अब आप देखिए न्यूमेरिकल 11। हाँ बच्चों, क्वेश्चन 11 में आपने देखा कि एक कॉमन पॉइंट से दो धागे लटके हुए हैं और दोनों धागों की लेंथ मैंने मान ली है L। वैसे L का मान क्वेश्चन में दे रखा है कि दोनों धागों की जो लेंथ L है वो है 40 सेंटीमीटर और इसको मैंने मीटर में चेंज कर लिया तो आ गया 4 × 10⁻⁻1 मीटर। इन दोनों धागों के अंतिम सिरों पर दो गोले लटके हुए हैं और दोनों गोलों का द्रव्यमान स्मॉल m और स्मॉल m का मान है बच्चों 200 ग्राम और 200 ग्राम को किलोग्राम में चेंज किया तो आ गया 2 × 10⁻⁻1 किलोग्राम। ठीक है, इन दोनों गोलों पर आवेश कितना है Q। इस पर भी Q, इस पर भी Q। आवेश का मान भी समान है और आवेश की प्रकृति भी समान है। और आवेश की प्रकृति समान है तो इन दोनों गोलों के बीच में बच्चों प्रतिकर्षण बल काम करेगा और प्रतिकर्षण बल काम करेगा तो ये गोले ऐसे पास पास में नहीं रहेंगे, ये गोले ऐसे दूर चले जाएंगे, ये गोले ऐसे दूर चले जाएंगे और ये जो धागे हैं ना वो इस ऊर्ध्वाधर रेखा के साथ कितना कोण बना लेंगे बच्चों, थीटा। ये भी थीटा, ये भी थीटा। ठीक है। अच्छा बच्चों, इन दोनों गोलों के बीच की दूरी है स्मॉल r और स्मॉल r का मान है 4 सेंटीमीटर, 4 × 10⁻² मीटर। ठीक है। जब ये धागे दूर जाएंगे तो इन दोनों धागों में तनाव उत्पन्न हो जाएगा, टेंशन। इन दोनों धागों में तनाव है T और ये बात मैंने 11th में बता रखी थी तुमको कि जो तनाव होता है, तनाव की दिशा हमेशा सस्पेंशन पॉइंट की तरफ होती है। जहां से लटकाया हुआ है तनाव हमेशा उधर, तो सस्पेंशन पॉइंट की ओर टेंशन T। ठीक है। अच्छा बच्चों, इसके अलावा गोले पर और कौन से बल काम करेंगे? देखो, इन गोलों का भार W = mg और भार हमेशा किधर लगता है बच्चों, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर। ठीक है। और g की वैल्यू हम जानते ही हैं 9.8 अप्रोक्सीमेट 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब मैं क्या करता हूं बच्चों, ये जो तनाव T है ना, मैं इसके करता हूं घटक, कंपोनेंट करता हूं इसके। देखो बच्चों कैसे करते हैं, ये अगर एंगल थीटा है बेटा तो ये भी थीटा होगा। ठीक है, इस लाइन को मैं यूं आगे ले गया और ये थीटा तो ये भी थीटा। क्यों बच्चों, ये एकांतर कोण, अल्टरनेट एंगल्स हो गए। ठीक है, ये थीटा, ये थीटा, ये थीटा, ये थीटा। अब आप घटक करो और घटक करने का बहुत सही तरीका हमने 11th में द्विविमीय वियोजन जो पढ़ा था उसके अंदर आया था अपने कि जिस लाइन के साथ एंगल बनता है उधर हमेशा कंपोनेंट क्या आता है बेटा, T cos थीटा और इसके लंबवत क्या आता है, T sin थीटा, है ना। T का इधर कंपोनेंट T cos थीटा, इधर क्या हो गया T sin थीटा। ऐसे ही इस T का करो बेटा, ये T cos थीटा और इधर क्या आ गया T sin थीटा। सही है। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, आवेशित गोलों के मध्य कार्यरत विद्युत बल, ये जो दो गोले हैं इन दोनों गोलों के बीच में, इस पर भी Q आवेश है, इस पर भी Q आवेश है,
मान भी समान है, प्रकृति भी समान है, तो ये दोनों गोले एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। और इस प्रतिकर्षण बल का मान मैं कूलाम के नियम से निकाल लेता हूं। कूलाम के नियम से क्या आ जाएगा बच्चों, प्रतिकर्षण बल के Q1 कितना Q, Q2 भी कितना Q, तो K Q1 Q2 अपॉन बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी कितनी है बेटा, r²। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन के अंदर आपने देखा होगा एक वर्ड आया हुआ है साम्य अवस्था, है ना, साम्य अवस्था। ये जो दोनों गोले हैं ना वो साम्य अवस्था में है। साम्य अवस्था में होने का मतलब इस गोले पर, ये जो दोनों गोले हैं, इन दोनों गोलों पर लगने वाले परिणामी बल का मान कितना है, 0। अब ये परिणामी बल 0 कब हो सकता है, देखो साम्य अवस्था में, बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है। साम्य अवस्था में ये जो t cos थीटा है वो बैलेंस कर देगा mg को। t cos थीटा इज इक्वल टू mg, समीकरण नंबर 1। और ये जो t sin थीटा है बच्चों वो बैलेंस करेगा F इलेक्ट्रिकल को। F इलेक्ट्रिकल मतलब KQ² अपॉन R² को। ये इसको काट देगा, ये इसको काट देगा, है ना, इधर भी ये इसको काट देगा, ये इसको काट देगा, तो परिणामी बल कितना हो जाएगा, 0। और परिणामी बल 0 होने का मतलब ये दोनों गोले किस में आ गए बच्चों, साम्य अवस्था में। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग देने पर, समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग दे देंगे। देखो 2 में 1 का भाग देंगे, क्या आता है, t sin थीटा में डिवाइड किया t cos थीटा का, और इधर KQ² अपॉन R² में भाग दिया हमने mg का, t से गया t। ठीक है। और साइन बटे कोस क्या हो गया बच्चों, tan थीटा, साइन थीटा बटे कोस थीटा tan थीटा। और ये आप क्या आ गया इधर, KQ² अपॉन R² mg, समीकरण नंबर 3। ठीक है, देख लें अच्छे से, समझ लें। ठीक है, सबसे पहले हमने विद्युत बल निकाला, फिर ये जो तनाव T था, इस तनाव T के कंपोनेंट करे, T cos थीटा T sin थीटा, फिर इसको बैलेंस कर दिया, और फिर समीकरण नंबर 2 में समीकरण नंबर 1 का भाग दे दिया, T से T कैंसिल आउट हो गया, sin थीटा बटे cos थीटा tan थीटा आ गया, और KQ² अपॉन R² mg आ गया। अब आगे देखिए, हम समीकरण 3 तक पहुंच गए थे। अब आगे चलते हैं। मैंने क्या किया, ये जो ऊर्ध्वाधर लाइन थी मैं इसको नीचे की तरफ लेके गया। ठीक है, जब इसको नीचे लेके जाएंगे तो ये ऊर्ध्वाधर लाइन सामने वाली भुजा के 2 बराबर भाग कर देगी। जैसे इसकी पूरी की लंबाई कितनी है r, तो इसने 2 बराबर हिस्से कर दिए बच्चों, r/2 और r/2। अब आपको बेटा ये 2 समकोण त्रिभुज दिख रहे हैं, ये और ये 2 समकोण त्रिभुज दिख रहे हैं। ठीक है, इन दोनों में से किसी भी एक त्रिभुज में हम tan थीटा का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो मैं इस वाले त्रिभुज में निकाल लेता हूं tan थीटा। देखो बेटा, tan थीटा बराबर होता क्या है बच्चों, लंब बटे आधार। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। अब देखो हमारे पास लंब है क्या, ये न्यून कोण है, न्यून कोण के सामने वाली भुजा लंब, लंब कितना है r/2, है ना, पूरा r कितना बेटा 4 सेंटीमीटर, तो r/2, लंब कितना है 2 सेंटीमीटर, तो मेरे पास लंब की लंबाई है। अच्छा, मेरे पास कर्ण l की लंबाई 40 सेंटीमीटर, ये भी मेरे पास में है, लेकिन मेरे पास आधार की लंबाई नहीं है ना, तो मेरे को आधार की लंबाई निकालनी पड़ेगी। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इस त्रिभुज के अंदर पाइथागोरस प्रमेय लगा देता हूं, और पाइथागोरस प्रमेय से क्या आ जाएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर
आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण कितना है 40, आधार कितना है बेटा 2, सॉरी आधार तो अपने को निकालना है, आधार तो अपने को निकालना है, लंब कितना है 2, तो 40 का स्क्वायर 1600, आधार का स्क्वायर और ये हो गया 4, तो आधार का स्क्वायर क्या आ गया बेटा, आधार का स्क्वायर हो गया 1600 माइनस 4 मतलब 1596, और आधार कितना आ गया बच्चों, आधार आ गया अंडर रूट 1596, अंडर रूट 1596 मतलब लगभग 40 ही आया बेटा। अंडर रूट 1596 का आप अंडर रूट करोगे 39 पॉइंट समथिंग आएगा, और 39 पॉइंट समथिंग मतलब लगभग 40, मतलब आधार की जो लंबाई है, आधार की जो लंबाई है वो लगभग कर्ण की लंबाई की क्या है, बराबर है। इसका मतलब मैं आधार की जगह, ये जो आधार है इस आधार की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, कर्ण लिख सकता हूं, और अगर मैं आधार की जगह कर्ण लिख देता हूं तो यहां क्या बना बेटा, लंब बटे कर्ण, और लंब बटे कर्ण क्या होता है, साइन थीटा, लंब बटे कर्ण ये क्या होता है, साइन थीटा, मतलब टेन थीटा का मान लगभग साइन थीटा के क्या आएगा, बराबर आएगा। कुछ याद आ रहा आप लोगों को, ये बात हम पढ़ चुके हैं पहले, टेन थीटा लगभग साइन थीटा के बराबर आएगा। हमने ऑप्टिक्स वाले जो चैप्टर पढ़े थे उन ऑप्टिक्स वाले चैप्टर्स में अपने आया था कि यदि कोण थीटा का मान अत्यल्प हो तो साइन थीटा लगभग बराबर टेन थीटा, तो वही चीज अपन यहां लगाएंगे। ये सारी चीज आपको लिखनी नहीं है ना, ये टेन थीटा साइन थीटा के बराबर कैसा आया बस ये बताने के लिए मैंने ये सारा आपको समझाया है। इक्वेशन नंबर 3 तक आप करेंगे, और इक्वेशन नंबर 3 के आगे आपको क्या करना है, चूंकि कोण थीटा का मान अत्यल्प है, ये जो कोण थीटा है इसका मान बहुत कम है, अत्यल्प है, अतः tan थीटा लगभग बराबर साइन थीटा, tan थीटा लगभग बराबर साइन थीटा, या tan थीटा बराबर साइन थीटा का मान निकाल लो उसमें। साइन थीटा क्या होता है बेटा, लंब बटे कर्ण, साइन थीटा लंब बटे कर्ण, तो लंब तो कितना है बेटा r/2, लंब तो r/2 है ना, और कर्ण कितना है l, तो tan थीटा का मान कितना आ गया अपने पास, tan थीटा का मान आ गया r/12, ये दे देते हैं अपन इक्वेशन नंबर 4, समीकरण नंबर 4। ठीक है, समझ आया बेटा, ये सारा नहीं करना, समीकरण नंबर 3 तक निकाल लेना, और निकालने के बाद सीधा यही करना कि कोण थीटा का मान अत्यल्प है इसलिए tan थीटा लगभग sin थीटा के बराबर होगा, और tan थीटा को बराबर कर दिया sin थीटा के, sin थीटा का मान निकाल लिया, sin थीटा का मान लंब बटे कर्ण, लंब कितना r/2 और कर्ण कितना l, और 2 को नीचे ले गए। ठीक है, अब समीकरण नंबर 4 भी tan थीटा का मान दे रहा है, समीकरण नंबर 3 भी tan थीटा का मान दे रहा है, तो अपन क्या करेंगे, समीकरण 3 व समीकरण 4 की तुलना करने पर, ये जो समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 4 है हम इनकी तुलना करेंगे, और इनकी तुलना करते हैं तो देखो क्या आता है, इनको बराबर कर दो, KQ² R² mg, ठीक है, इसको बराबर कर देते हैं हम r/12 कर दिया। अब इससे Q², इस क्वेश्चन में ये पूछा था कि ये जो दोनों गोले हैं ना, इन दोनों गोलों पर आवेश का मान कितना है वो बताओ, ये क्वेश्चन में पूछा गया था। ठीक है, तो यहां से Q² कितना आ जाएगा बेटा, Q² आ जाएगा r³ mg अपॉन 2kl, ये Q² का मान, और हमें Q का मान चाहिए तो ये अंडर रूट आ जाएगा इसके ऊपर। ठीक है, अब इन सब का वैल्यू अपने पास में है बेटा, बस वो मान लिख देंगे अपन। ठीक है, देखो
आर कितना है 4 इंटू 10⁻⁻², है ना, और इसका क्यूब कर दूं मैं तो क्या आएगा बेटा 64 इंटू 10⁻⁻6। m कितना है बेटा 2 इंटू 10⁻⁻1। z कितना है 10। 2 k कितना है 9 इंटू 10⁻⁹ और l कितना है 4 इंटू 10⁻⁻1। ठीक है, क्या आ जाएगा देखो q इज इक्वल टू, देखना 2 से ये 2 कैंसिल आउट, 10⁻⁻1 से 10 गया, ठीक है, और 4 से ये गया आपके 16 टाइम्स, और पावर देखो आप 10 की घात -6 और 10 की घात 8, -8 हो जाएगा ऊपर जाके, ठीक है, 9 में से 1 गया तो 8, ऊपर गया तो 10 की घात -8, 10 की घात -6, 10 की घात -8, 10 की घात -14, तो अंडर रूट के अंदर बचा अपने 16/9 इंटू 10 की घात -14, ठीक है, और इसका रूट निकाल लो बेटा। 16 का क्या हो गया 4, 9 का क्या हो गया 3 और 10 की घात -14, 10 की घात -7 कूलम आंसर। ठीक है, तो इन गोलों पर आवेश कितना है 4/3 गुणा 10 की घात -7 कूलम, ये इन गोलों पर आवेश है। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। जो न्यूमेरिकल 12 है वो सेम है बिल्कुल न्यूमेरिकल 11 के जैसे, बिल्कुल सेम न्यूमेरिकल है जो मैंने यहां सॉल्व कर दिया है। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि न्यूमेरिकल 11 में वैल्यू ऑफ क्यू निकालनी थी और यहां वैल्यू ऑफ आर निकालनी है। ठीक है, आप अच्छे से देख लीजिए, सेम वही है कि 2 धागे हैं, दोनों धागों की लेंथ है L और धागों के अंतिम सिरों से स्मॉल m द्रव्यमान के 2 गोले लटके हुए हैं और दोनों गोलों पर चार्ज कितना है Q। ठीक है, दोनों गोलों पर परिमाण में समान और प्रकृति में समान आवेश है, तो दोनों गोलों के बीच में वही प्रतिकर्षण बल लगेगा। प्रतिकर्षण बल लगेगा तो दोनों धागे एक दूसरे से दूर हटेंगे और दोनों धागे ऊर्ध्वाधर रेखा के साथ कितना कोण बना लेंगे बच्चों थीटा। ठीक है, फिर इन दोनों गोलों के बीच की दूरी साम्य अवस्था में कितनी है स्मॉल r और डोरी में तनाव सस्पेंशन पॉइंट की तरफ कितना है t। ठीक है, ये वाला कोण थीटा तो ये भी थीटा, ये थीटा तो ये भी थीटा, एकांतर कोण के हिसाब से, है ना। फिर कंपोनेंट कर दिए t cos थीटा, t sin थीटा, t cos थीटा, t sin थीटा, है ना। सेम वो सारी बातें बताई गई मेरी, सेम वही चीज है। t cos थीटा बैलेंस किसको करेगा mg को, और t sin थीटा किसको बैलेंस करेगा बेटा F इलेक्ट्रिकल को, तो बैलेंस कर दिया हमने यहां लिख दिया कि साम्य अवस्था में t cos थीटा बराबर mg और t sin थीटा बराबर F इलेक्ट्रिकल, और F इलेक्ट्रिकल कूलॉम के नियम से निकाल लिया था कि q² r²। फिर समीकरण नंबर 2 में समीकरण नंबर 1 का भाग दिया तो t से t कट गया, tan थीटा आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद में हमने इस त्रिभुज के अंदर tan थीटा का मान निकाला और ये माना कि ये जो थीटा कोण है वो अत्यल्प है और थीटा अत्यल्प है तो tan थीटा लगभग sin थीटा के बराबर हो जाएगा। और sin थीटा क्या होता है बेटा, sin थीटा होता है लंब बटे कर्ण। लंब कितना है बच्चों r/2 और कर्ण कितना है कैपिटल L। ठीक है, फिर ये भी tan थीटा का मान है और ये भी tan थीटा का मान है, तो समीकरण 3 व 4 की क्या कर देंगे तुलना कर देंगे, बराबर कर दिया अपन ने, है ना। r³ का मान आ गया, ये r³ का मान आया, लेकिन हमें मान निकालना है किसका r का, तो दोनों तरफ क्यूब रूट कर लेंगे, इधर भी घनमूल निकाल लेंगे इधर भी घनमूल निकाल लेंगे, तो हमारे पास r का वैल्यू आ जाएगा। और एक चीज और कर रखी, देखो यहाँ पर ये जो k है ना, k का मान लिख रखा है, k का मान कितना होता है 1/4πε0, 1/4πε0, और 2 से वो 4 कट जाएगा तो नीचे 2 बच जाएगा, तो r बराबर q²L 2πε0 mg होल रेज़ टू पावर 1/3, है ना। ये आपके इसका आंसर आ गया।
अभी आपने देखा न्यूमेरिकल 13 बहुत सिंपल से कंसेप्ट पर यह न्यूमेरिकल बेस्ड है। इस न्यूमेरिकल में पूछा गया है कि दो बिंदुवत आवेशों के मध्य प्रारंभ में वायु है। वायु के स्थान पर उन आवेशों के बीच में अगर हम कुचालक पदार्थ भर दें तो उन आवेशों के बीच में लगने वाले विद्युत बल के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। वो विद्युत बल बढ़ जाएगा या वो विद्युत बल पहले के कंपैरिजन में घट जाएगा, हमें इसका आंसर देना है। देखिए, हमने टॉपिक पढ़ा था आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक, और उस टॉपिक में हमारे पास एक फॉर्मूला आया था एप्सिलॉन आर बराबर एफ वैक्यूम बटे एफ मीडियम। वहां यह बताया था मैंने कि दो बिंदुवत आवेशों के मध्य निर्वात में कार्यरत विद्युत बल तथा उन्हीं दो आवेशों के मध्य किसी माध्यम में कार्यरत विद्युत बल का अनुपात उस माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक एप्सिलॉन आर के बराबर होता है। तो एप्सिलॉन आर बराबर एफ वैक्यूम अपॉन एफ मीडियम। यहां से एफ मीडियम बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, एफ वैक्यूम बटे एप्सिलॉन आर। फिर उसी टॉपिक में हमने बात करी थी कि जो कुचालक माध्यम होते हैं, कुचालक माध्यमों के लिए एप्सिलॉन आर का मान हमेशा एक से बड़ा होता है। जैसे मैं कुछ एग्जांपल देता हूं, जैसे अभ्रक है मान लीजिए, तो अभ्रक के लिए एप्सिलॉन आर का मान होता है 6। पैराफिन मोम है बेटा, तो एप्सिलॉन आर का मान होता है 12। अगर शुद्ध जल है तो एप्सिलॉन आर का मान होता है 81। ये मान आपको नहीं याद रखने, आपको केवल ये बात याद रखनी है जो मैंने उस टॉपिक में भी बताई है तुमको, कि कुचालक माध्यम के लिए एप्सिलॉन आर का मान 1 से क्या होगा, बड़ा होगा। और अब आगे सिंपल सी मैथमेटिक्स है। देखो बेटा, ये कोई संख्या है, इसके नीचे 1 से बड़ी संख्या है, ये जो एप्सिलॉन आर है वो 1 से बड़ा है। और किसी भी संख्या में जब 1 से बड़ी संख्या का भाग देते हैं तो हम सब जानते हैं जो उत्तर आता है ना वो उस संख्या से क्या आता है, छोटा आता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं अपन, देखो जैसे मान लो कि निर्वात में या वायु में जो बल लग रहा था, मान लो वो 20 न्यूटन का बल लग रहा था, 20 न्यूटन का बल लग रहा था। और मान लो एप्सिलॉन आर का मान कितना था, 2। अब 20 में 2 का भाग दिया तो कितना आ गया बच्चों, एफ मीडियम का मान कितना आ गया, 10 न्यूटन। अब ये जो 10 आया वो 20 से तो कम ही आया ना, है ना। मतलब माध्यम में जो बल है वो निर्वात के कंपैरिजन में क्या है, कम है। तो हम ये ऐसा लिख सकते हैं कि एफ मीडियम इज लेस देन एफ वैक्यूम। मतलब माध्यम में जो बल लगता है वो निर्वात के कंपैरिजन में क्या लगता है, कम लगता है ना। तो हमारे पास एक अच्छा कंसेप्ट तैयार हो गया कि दो आवेशों के बीच कुचालक माध्यम भरने पर उन आवेशों के मध्य लगने वाले विद्युत बल का मान कम हो जाता है। हमारी जो टेक्स्ट बुक है उसके अंदर एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपको मिलेगा। उसमें यह पूछा गया है कि दो बिंदुवत आवेशों के मध्य यदि कांच की प्लेट रख दी जाए तो उन आवेशों के बीच लगने वाले बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो, वहां डायरेक्टली नहीं बोला कि कुचालक माध्यम, वहां बोला कांच की प्लेट। कांच की प्लेट भी कुचालक माध्यम ही है। जो कांच की प्लेट है ना वो भी कुचालक माध्यम है, और कुचालक माध्यम भरेंगे तो बल का मान क्या होगा, घटेगा। इसलिए दो आवेशों के बीच में जब भी कुचालक माध्यम कांच की प्लेट रख दी जाएगी तो विद्युत बल का मान पहले की तुलना में क्या हो जाएगा, घट जाएगा, है ना। अब आप देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 14। ये जो न्यूमेरिकल 14 है वो न्यूमेरिकल 13 पे ही बेस्ड है। देखिए क्या दे रखा है कि दो आवेश हैं, पहले दोनों आवेश निर्वात में है या वायु में। तो जब वो आवेश वायु में है तो उनके बीच लगने वाला विद्युत बल एफ वैक्यूम कितना है, 60 न्यूटन, 60 न्यूटन का बल। जब वो आवेश निर्वात में थे तो उन आवेशों के बीच बल कितना लग रहा था, 60 न्यूटन। अब उन्हीं आवेशों को किसी कुचालक माध्यम में रख दिया या उन आवेशों के बीच में कोई कुचालक माध्यम भर दिया
और कुचालक माध्यम भरने पर बल घट जाता है, तो बल 60 से घटकर कितना हो गया? 10 न्यूटन। तो हमें बताना है उस कुचालक माध्यम का परावैद्युतांक कितना होगा, उस कुचालक माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता कितनी होगी। तो देखो फॉर्मूला था अभी, है ना, एप्सिलॉन आर बराबर एफ वैक्यूम अपॉन एफ मीडियम, ठीक है। और एफ वैक्यूम कितना है बेटा? 60 में भाग दिया 10 का, न्यूटन से न्यूटन कट जाएगा, है ना, 0 से 0 कट जाएगा। एप्सिलॉन आर बराबर 6। एप्सिलॉन आर मात्रकहीन होता है, आई थी ना बात ये, एप्सिलॉन आर मात्रकहीन भौतिक राशि है। अच्छा, अब ये कुचालक माध्यम है कौन सा? तो एप्सिलॉन आर 6 किसके लिए होता है? अभ्रक के लिए, बताया था, है ना। वैसे याद नहीं रखनी है, ये बात नहीं पूछी जाएगी आपको कि वो कुचालक माध्यम कौन सा है, ठीक है। लेकिन एप्सिलॉन आर 6 आया, इसका मतलब उन आवेशों के बीच क्या भरा गया था? उन आवेशों के बीच अभ्रक भर दी गई थी, ठीक है। अब आप देखिए न्यूमेरिकल 15। ये जो आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक है, इसके हमने दो फॉर्मूला देखे थे। एक फॉर्मूला जो पीछे 2 क्वेश्चन में मैंने काम में लिया, एप्सिलॉन आर बराबर एफ वैक्यूम अपॉन एफ मीडियम, एक तो ये था। इसके अलावा एक फॉर्मूला और भी मैंने बताया था कि एप्सिलॉन आर बराबर एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या परिभाषा थी इसकी? किसी माध्यम की विद्युतशीलता एप्सिलॉन तथा वायु या निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट का अनुपात उस माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक एप्सिलॉन आर के बराबर होता है। ये जो न्यूमेरिकल 15 है, इसमें आपको दिया है शुद्ध जल के लिए आपेक्षिक विद्युतशीलता का मान है 81। एप्सिलॉन आर का मान कितना है? 81। हमें बताना है एप्सिलॉन का मान कितना होगा। और हमें देखो इस फॉर्मूला से ऐसा आ जाएगा बेटा, एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, ठीक है। एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, हमें एप्सिलॉन बताना है। तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है? 8.85 इंटू 10⁻12, है ना। मात्र क्या था बता? कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, है ना। और एप्सिलॉन आर का मान कितना दिया हुआ है? 81। इसका कोई मात्रक होता नहीं है ना। अब 81 को जब 8.85 से आप मल्टीप्लाई करोगे, इस पूरे को सॉल्व करोगे ना, तो आ जाएगा बेटा 7.16 इंटू 10⁻⁻10, ठीक है, कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ये आपके पास आ गई शुद्ध जल की निरपेक्ष विद्युतशीलता या शुद्ध जल की विद्युतशीलता, ठीक है। देखिए न्यूमेरिकल 16। बच्चों, जो न्यूमेरिकल 16 है उसमें पूछा गया है कि दो आवेश हैं, पहले दोनों आवेशों के बीच में है वायु या निर्वात, और अब उन आवेशों के बीच में हमने कोई सुचालक माध्यम, उन आवेशों के बीच में कोई सुचालक माध्यम भर दिया है, तो उनके बीच कितना बल कार्य करेगा। तो देखो बेटा, वही फॉर्मूला वापस है, आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एफ वैक्यूम अपॉन एफ मीडियम। दो आवेशों के मध्य निर्वात में कार्यरत विद्युत बल, उन्हीं दो आवेशों के मध्य किसी माध्यम में कार्यरत विद्युत बल का अनुपात उस माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक एप्सिलॉन आर के बराबर होता है। अच्छा, हमें निकालना है बच्चों एफ मीडियम, तो एफ मीडियम क्या आ जाएगा? एफ वैक्यूम अपॉन एप्सिलॉन आर।
अच्छा, अब जो माध्यम है वो कैसा माध्यम है? सुचालक माध्यम या चालक माध्यम। ठीक है, चालकों के लिए या चालक माध्यम के लिए, चालक माध्यम के लिए एप्सिलॉन आर का मान अनंत होता है। ठीक है, चालक माध्यम के लिए एप्सिलॉन आर कितना होता है? अनंत होता है। तो यहां पे अनंत लगा देंगे अपन, देखो तो एफ मीडियम इज इक्वल टू एफ वैक्यूम अपॉन अनंत। और किसी भी संख्या में जब अनंत का भाग देते हैं बच्चों, कितना आता है? 0। ठीक है, मतलब दो आवेशों के बीच में यदि सुचालक माध्यम है तो उन आवेशों के बीच कोई भी विद्युत बल कार्य नहीं करेगा। उन आवेशों के बीच लगने वाले विद्युत बल का मान 0 हो जाएगा। यही क्वेश्चन एक दो बार थोड़ा अलग तरीके से एग्जाम में पूछा गया। जैसे मैंने नाम दे दिया सीधा आपको कि दो आवेशों के बीच सुचालक माध्यम भर दें, है ना। एग्जाम में कई बार ऐसा पूछा गया कि दो आवेशों के बीच यदि तांबे की पट्टिका रख दी जाए, दो आवेशों के बीच यदि पीतल की पट्टिका रख दी जाए, दो आवेशों के बीच किसी धातु की पट्टिका रख दी जाए, तो ये जो तांबा है, ये जो पीतल है, ये जो धातु है, ये सारे क्या है बच्चों? सुचालक माध्यम, है ना। और सुचालक माध्यमों के लिए एप्सिलॉन आर कितना होगा? अनंत होगा। तो चाहे तांबे की प्लेट रखो, चाहे पीतल की प्लेट रखो, चाहे धातु की पट्टिका रखो, चाहे सुचालक माध्यम रखो, बल का मान कितना हो जाएगा? 0। ठीक है, देखो इस तीसरी कंडीशन में आपको क्या दिखाई दे रहा है कि 2 पॉइंट चार्ज है Q1 और Q2। इन दोनों के बीच की स्मॉल r1 दूरी में एक परावैद्युत पदार्थ भरा है जिसका परावैद्युतांक है एप्सिलॉन r1, और बाकी बची हुई स्मॉल r2 दूरी में कोई दूसरा परावैद्युत पदार्थ भरा है जिसका परावैद्युतांक है एप्सिलॉन r2। इस केस में इन आवेशों के बीच में कितना बल कार्य करेगा? अभी जस्ट मैंने बताया था कि पट्टिका कितनी दूरी में थी? स्मॉल टी दूरी में। आया था ना, ये अपन ने पढ़ा था कि एक पट्टिका थी, कितनी दूरी में थी पट्टिका? टी दूरी में थी। परावैद्युतांक कितना था? एप्सिलॉन आर। लेकिन वो दूरी टी के जैसे बिहेव नहीं करती। वो दूरी बिहेव किसके जैसे करती है? ये दूरी बिहेव करती है टी रूट एप्सिलॉन आर के जैसे। आई से नहीं बात अपने, है ना, कि एक पट्टिका है जिसकी मोटाई है टी, लेकिन ये मोटाई टी के जैसे बिहेव नहीं करेगी। ये मोटाई बिहेव करेगी टी रूट एप्सिलॉन आर के जैसे। तो उस हिसाब से ये दूरी R1 के जैसे बिहेव नहीं करेगी। ये दूरी किसके जैसे बिहेव करेगी? R1 अंडर रूट एप्सिलॉन R1। और ये वाली दूरी R2 अंडर रूट एप्सिलॉन R2। और कुल दूरी दोनों को जोड़ दिया, कुल दूरी दोनों को जोड़ दिया। अब इन आवेशों के बीच में जो बल लगेगा F, वो क्या होगा बच्चों? Q1 Q2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 अंडर रूट एप्सिलॉन R1 प्लस R2 अंडर रूट एप्सिलॉन R2। ठीक है, ये जो मैंने चीज बताई है सारी बात, ये हमारे 12th के सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये तौशिफ रजा ने कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन भेजा था एक बार, ये उसका सॉल्यूशन है। तो आप लोगों में से भी किसी भी बच्चे को अगर कोई भी प्रॉब्लम हो फिजिक्स में, किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, तो आप चाहे मुझे व्हाट्सएप कर दें। मेरे पास एक दो बच्चों के व्हाट्सएप पे मैसेज आए कि सर ये न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो रहा, तो मैंने उनको सॉल्व करके उसको फोटो क्लिक करके उसको सेंड किया। कोई बच्चा फोन करके पूछ रहा है डाउट, तो मैं उसको क्लियर कर रहा हूं। चाहे तो आप मुझे व्हाट्सएप पे इंफॉर्मेशन दें, चाहे आप यूट्यूब पे कमेंट बॉक्स में वो क्वेश्चन डाल दें, उसकी इमेज डाल दें। मैं नेक्स्ट वीडियोस में जब भी वो चीज आएगी, मैं उसका सॉल्यूशन तुमको 100% दूंगा। ठीक है, बस आप लोगों को पढ़ना शुरू कर रहा है, बहुत ईमानदारी से काम किया जा रहा है। एक एक चीज 100% सही चीजें तुमको बताई जा रही है।
देखो बच्चों, इस टाइम पे सारे टीचर्स मैक्सिमम यूट्यूब पर हैं, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना, थोड़ा यहां से ले लें, थोड़ा यहां से ले लें, ये नहीं करें। आपको यहां जो मिल रहा है परफेक्ट है, उसको पूरा पूरा देखें, इसी को स्किप ना करें, दूसरे पे जाने की कोशिश तो बिल्कुल भी ना करें। कंफ्यूजन के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। हो सकता है कुछ रॉन्ग कंसेप्ट तुम अपने दिमाग में बिल्डअप कर लो, ठीक है। ऑलवेज 24/7 आई एम रेडी फॉर यू। बस तुम लोगों को पढ़ना शुरू करना है, इस टाइम का हमको यूज करना है, इसको कैपिटलाइज करना है। एक चैप्टर भी हो रहा है अपने अगर इस टाइम में, मैं बहुत स्लो चला रहा हूं, हर 2 दिन बाद मैं आपको इसीलिए दे रहा हूं ताकि तुम लोगों को प्रॉपर मिलाने को वो समय मिल जाए। इस लेक्चर के बाद में मैं एक और लेक्चर डालूंगा और उसमें हमने जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, जो अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ा था, उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल अपन करेंगे। उसके बाद ये चैप्टर हमारे लगभग 3/4 हो चुका है बेटा। अब इसका लास्ट पोर्शन बाकी है, केवल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वो अपन शुरू करेंगे। उसके पहले आपको मैं भेजूंगा क्वेश्चंस फेयर कॉपी में। हमने जो विवर्तन किया था, जहां है वहीं तक रहने दो, उसको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे अपन जब स्कूल्स लगेगी अपनी, अपन विवर्तन वहां पे उस समय शुरू करेंगे। उसी के आगे से ही चैप्टर डाल के वो फेयर क्वेश्चन लाइन से सॉल्व करने हैं। अभी तक के जितने भी वीडियोस हैं, पहले लेक्चर से लेकर लास्ट लेक्चर तक जितने भी लेक्चर्स हैं, सब में से मैं तुमको क्वेश्चन दूंगा। आपको उस लेक्चर को देखते हुए मन से नहीं करना है, उस लेक्चर को देखना है, एकदम सही सही आंसर कॉपी में क्वेश्चन लिख के लिखना है। इस तरह से आपके उस चैप्टर के नोट्स तैयार हो जाएंगे और फिर सारे बच्चे, जितने भी बच्चे हैं, हर एक बच्चा उसकी फोटो क्लिक करके मुझे मेरे व्हाट्सएप पे सेंड करेगा। ये कंपलसरी है हर बच्चे के लिए। पिछली बार जैसे नहीं होगा, जिस भी बच्चे की ये व्हाट्सएप नहीं आता है, मैं खुद उसके गार्जियन से पर्सनली बात करूंगा। इसलिए हर एक बच्चा मुझे ये सारे क्वेश्चन, लगभग 40 के आसपास में क्वेश्चन तुमको दूंगा। वो सारे क्वेश्चन आपको 2 दिन का टाइम दूंगा। उन 2 दिन के टाइम में वो सारे क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करने हैं और सॉल्व करके सारे, कुछ नया कुछ नहीं मिलेगा। सारे लेक्चर्स में, न्यूमेरिकल भी सारे लेक्चर में, मैं डिजिट भी चेंज नहीं करूंगा, है ना। आपको बस इन लेक्चर्स को देखना है, उन क्वेश्चंस को बहुत एकदम अच्छे अच्छे हैंडराइटिंग में सुंदर सुंदर उतारना है और मुझे फोटो क्लिक करके देनी है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर मैं आपको कल सुबह ही दूंगा 10:15 बजे।